नमस्कार दोस्तों। आशा है कि सभी लोग अच्छे से होंगे। जो हम लोग इससे पहले अभी तक पढ़ रहे थे या जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा था वो यूट्यूब पे था। अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे संस्थान ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है सक्सेस गुरु। इस ऐप को जो है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रही है, क्योंकि ये ऐप हमारा अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर के सर्च बार में इसको डालेंगे और वहाँ से आप इस ऐप को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से इसको आप डाउनलोड करने के बाद जो भी उसमें इनिशियल जानकारी वो आप उसको फिलअप करेंगे और उसके बाद इस ऐप को जब आप एक्टिव मोड में लाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं जो भी कंटेंट हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, वो सब आपको बारी बारी से प्राप्त होते रहेंगे। ऐप पे आने का एक अलग उद्देश्य ये भी है कि अभी तक जो हम लोगों ने सक्सेस गुरु जो यूट्यूब चैनल था उसके माध्यम से जब आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। कुछ बच्चों की ऐसी डिमांड रही कि सर हमें हर सब्जेक्ट का मतलब हर उसका जो है बैच लेना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है तैयारी कर रहा है यूपीपी की, तो कोई यूपीएसआई की, कोई यूपी टेट सी टेट। तो उसमें क्या होता था कि सारी जो भी क्लासेस थी वो एक जनरल क्लासेस थी, मतलब उसमें यूपीपी यूपीएसआई इन सबको ध्यान में रख के नहीं कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा था। तो उसी जो असुविधा को दूर करने के लिए इस ऐप के माध्यम से अब आपको प्रत्येक जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपी की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, लेखपाल कर रहे हो, कुछ भी किसी भी तैयारी कर रहे हो, आप उसको उस जो भी आपकी रिक्वायर्ड बैच है, जो भी रिक्वायर्ड आपकी तैयारी है जिसको आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आप सेलेक्ट करके वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज अगर आप यूपीएसआई या यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए होगा। आपको इसमें हिंदी सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपको इसमें मैथ चाहिए होगा, फिर आपको रीजनिंग चाहिए होगा और उसके बाद आपको जीएस चाहिए होगा। तो ये चारों सब्जेक्ट अब आपको जो भी आप अगर आप यूपीपी का बैच लेंगे, यूपीपी का कोर्स लेंगे, एसआई का कोर्स लेंगे या जो भी लेंगे, लेखपाल या जो भी एग्जाम्पल के ले सकते हैं, मतलब जो भी आप लेते हैं, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी को एक जगह मिले मतलब प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना जो भी बैच है वो या जो भी कोर्स है वो चूज कर सकते हैं और उसकी क्लास आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी। तो उसी क्रम में चलिए आज हम बात करते हैं कि किस बैच की या किस कोर्स की बात करते हैं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों आज हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है वो यूपीपी या एसआई या ये कह सकते हैं लेखपाल या ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी अदर एग्जाम जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है या सामान्य हिंदी आती है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक कह सकते हैं, इसको डेमो क्लास भी कह सकते हैं कि हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगे, इस तरीके के आपको सब्जेक्ट प्राप्त होते रहेंगे, उसका एक यहाँ पे छोटा सा नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए हम बात करते हैं यूपीपी यूपीएसआई या लेखपाल जिसमें भी हिंदी आती है उसकी बात करें तो सिलेबस हमने आपको जब यूट्यूब पे चैनल पे आपको सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे पूरा सिलेबस आपको डिस्क्राइब किया था। सिलेबस लगभग वही रहेगा, बस थोड़ा सा एक तरीका बदल जाता है। यूपीपी यूपीएसआई या लेखपाल या अदर यूपी ट्रिपल की कोई वैकेंसी होती है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है, जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो बदल जाती है। उसी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसी की तैयारी कराई जाएगी। तो जैसे मान लीजिए एसआई लेखपाल या किसी की बात करते हैं तो आज एक हम छोटा सा वीडियो आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसको हम संधि कहते हैं और संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो यहाँ पे बताएंगे। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आपको पूरा लगातार वीडियो प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं संधि की। दोस्तों जैसा कि आप नाम से लग रहा है संधि, और अब तक आप हमसे जुड़ चुके हैं तो उसमें हमने आपको बताया भी था कि हम जब भी कोई चीज पढ़ाते हैं तो उसमें प्रत्येक जो भी शब्द है पहले उस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि वो शब्द कह क्या रहा है। जैसे संधि है, इसको लिखने का और भी तरीका इस तरह भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें इसलिए कोई परेशान मत होना। तो संधि अर्थात संधि का अगर एक शाब्दिक अर्थ निकाले तो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। ठीक, तो कहने का अर्थ यहाँ से अगर इस शब्द से केवल हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो संधि है वो किसी न किसी प्रकार के जोड़ की बात करती है, जोड़ की जानकारी देती है। तो अब कैसा जोड़ है, किस प्रकार का जोड़ है उसको देखेंगे। देखिए जब बात आती है जोड़ की तो हम जब भी पढ़ते हैं या हमने तैयारी की तो वहां पे एक हमने परिभाषा पढ़ी थी कि दो या
2 से अधिक। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि कुछ कहते हैं वर्णों या बोलने में एक शब्द बोल देते हैं, जैसे कहते हैं शब्दों। तो दोस्तों याद रखें कि जब संधि की बात कर रहे हैं और संधि के बाद में जोड़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 2 या 2 से अधिक शब्दों, ये गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार, यानी कि परिवर्तन, जिसको विकार को परिवर्तन भी कहते हैं, होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इस परिभाषा को हम लोग अक्सर पढ़े हैं, हर किताब में ये परिभाषा आपको मिल जाएगी। इस परिभाषा को हमने पढ़ा यहाँ पे शब्दों, अगर नॉर्मल आप कह देते हैं कि मान लीजिए हमने पूछा संधि क्या है, तो अक्सर बोल देते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसी को संधि कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने को ही संधि कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सारी परिभाषाएं गलत है। सही परिभाषा क्या है, शब्द नहीं रहेगा, वहां पे कहेंगे 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2, जब 2 वर्ण आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को संधि कहते हैं, केवल मिलने को संधि नहीं कहेंगे। अब इस परिभाषा को कैसे समझना है या इसको कैसे आसान तरीके से समझे उसको देखिए जरा। हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, सबसे पहली बात हम बात करेंगे जोड़ की। तो देखिए जोड़ अगर कहते हैं तो मान लीजिए हमने जोड़ का निशान यहाँ पे लगा दिया। जोड़ का मतलब हो गया कि अब इसमें कोई मिनिमम 2 चीजें तो जुड़ेंगी, यानी कि कुछ इधर होगा और कुछ इधर होगा। अब इधर होना मतलब कोई शब्द इधर होगा और कोई शब्द इधर भी होगा। तो चलिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे है एक शब्द इधर हो गया विद्या और यहाँ हो गया आलय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक शब्द ये है और एक शब्द ये है और इसके बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ है। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? ऐसे देखने में तो लग रहा है कि भाई 2 अलग अलग शब्द हैं, जुड़ गए और एक नया शब्द बन जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं नया शब्द क्या बनता है, विद्यालय बनता है। तो हम जानते हैं जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जो प्रत्यक्ष है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि 2 अलग अलग शब्द हैं और ये दोनों शब्द जुड़ करके एक नया शब्द बना रहे हैं विद्यालय। लेकिन ये ऐसा है नहीं, इसके अंदर कुछ अलग है। वो क्या है देखिए, जैसे ये शब्द लिखा है विद्या, अगर इस शब्द को हमने जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था वर्णमाला, तो उस वर्णमाला में हमने आपको शब्दों को वर्णों में विभक्त करने की जानकारी बताई थी। अब शब्दों को वर्णों में कैसे विभक्त करते हैं वो बताया था। जैसे मान लीजिए हमें विद्या को जो विद्या शब्द है इसको वर्णों में विभक्त करें तो हम क्या कर सकते हैं? भाई आपको पता है कि विद्या में वा है प्लस इसमें ये है। फिर अगर हम द्या की बात करें तो द्या है और प्लस बड़ा आ है। इसको भी अलग कह सकते हैं लेकिन अभी इतनी बात करें कि द्या है और बड़ा आ है। प्लस आलय की अगर बात करें, आलय को अगर हम विच्छेदित करें वर्णों में तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है ये तो स्वर है और स्वर जो है, जो वर्ण होता है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है, वो विभक्त नहीं होती। प्लस ल प्लस या और ये आयन। देखिए ये हमने क्या कर दिया, इस शब्द को भी और इस शब्द को पूरा जो है वर्णों में विभक्त कर दिया है। आप इस निशान को याद रखें कि अब हमारा जो मेन प्लस का निशान है, जोड़ निशान है, वो है और ये एक अलग शब्द है और ये एक अलग शब्द है। बस क्या अंतर है कि इसको हमने क्या कर दिया, वर्णों में विभक्त कर दिया और इसको भी वर्णों में विभक्त कर दिया। अब जब संधि होगी यानी कि जब जोड़ होगा तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है, जैसे मान लीजिए ये अभी मान लीजिए जैसे एक यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इधर मान लीजिए कुछ लोग 4-6 लोग आते हैं और इधर से भी 4-6 लोग आते हैं और ये बॉर्डर है और अब कहा जाए कि आपस में क्या करना है, मेल करना है यानी संधि करनी। तो आपको पता है कि संधि जब होगी तो जो इस लाइन का यानी कि इस पंक्ति का जो यहाँ पे जैसे पंक्ति हमारी स्टार्ट जो अंतिम होगा वो और इसका जो पहला होगा, या ये कह दें कि इसका पहला और इसका अंतिम, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो इधर होगा इस लाइन के जो स्टार्टिंग में होगा और इस लाइन के जो स्टार्टिंग होगा, यही दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, मेल करेंगे अर्थात मिलेंगे। तो वही चीज इधर भी है। इस शब्द का ये क्या है, अंतिम वर्ण है और इस शब्द का ये क्या है, प्रथम वर्ण है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मेल करेंगे अर्थात संधि करेंगे। तो ये तो कॉमन सी बात यहाँ से आपने समझ ली कि जब आपस में मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो बॉर्डर के इधर नजदीक होगा, जो इधर नजदीक होगा वही मेल करेगा। तो यही चीज यहाँ भी जब ये संधि करेंगे तो इस शब्द का अंतिम वर्ण और इस शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है कि उसी को ध्यान में रखें, उसी से मतलब रखें, बाकी हम
कोई मतलब नहीं रखेंगे। और इस शब्द का जो पहला वर्ण है इससे मतलब रखेंगे, यानी कि हम इसको जैसा था वैसा हमने लिख दिया, वी लिख दिया और ये अधिक दया है। अब हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक। इस मानिए यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी इसके मिलने से जो भी परिवर्तन होगा हम वो लिखेंगे बाद में। अब इस तरह जो लिखा है उसको भी हम वैसे लिख देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब हमको पता है कि यहाँ पे जो भी मिलने से परिवर्तन होगा वही यहाँ पे आएगा, अर्थात जो मिलने से परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब आपको ये नियम पता होना चाहिए, ये जब नियम हम पूरी संधि पढ़ेंगे आगे पूरे विस्तृत से, तो पता हो जाएगा हमको। अब यहाँ पे होता यह है कि जब बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मिलेगा, ये दोनों जब मिलेंगे इनके मेल से बड़ा आ ही बनता है। क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो जब बड़ा आ बन गया वो यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये वी लिखा है तो लिखा ही रहेगा, ये आदि यानी कि एक वर्ण है, ये स्वतंत्र है। जब इससे मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में पूर्ण हो जाएगा और एक जो है एक संपूर्ण जो कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, शब्द तो नहीं कर सकते लेकिन अक्षर कह सकते हैं, बना सकता है। और प्लस ये ला और ये। तो अब आप देखें कि हमारे पास कौन सा शब्द निकल के आ गया, विद्यालय। जो हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विद्या धनालय मिलकर के क्या बनता है, विद्यालय। ये तो सबको पता है, लेकिन कैसे बनता है वो यहाँ पे हमने देखा कि इसके बीच में क्या प्रोसेस होता है। चलिए एक एग्जाम्पल इसी के द्वारा और देख लेते हैं। ये तो बहुत ही जो है कॉमन एग्जाम्पल है, जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, विद्या धनालय अर्थात विद्यालय। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बहुत ही जो है छोटा सा एग्जाम्पल वो भी है लेकिन थोड़ा अलग है, देख लेते हैं उसको। हमने लिखा अति धन अधिक। क्या लिखा, अति धन अधिक। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी एक शब्द है और इधर भी एक शब्द है, बीच में जोड़ है अर्थात बीच में संधि होनी है। अब फिर वही काम यहाँ भी करेंगे। अब देखिए ये हम जो शब्दों को जब वर्णों में विभक्त करते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी कि जब हम इस चीज के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये हमको ऑटोमेटिक हमारे माइंड में ही केवल इसको सोचना है, बाकी कहीं भी इसको शो नहीं करना, कहीं भी इसको दिखाना नहीं है। तो जैसे हमने अति को देखा तो हमको पता है कि इसके लास्ट में क्या निकल रहा है, ई निकलेगा। अगर इसके इधर जो भी तोड़ेंगे उसको छोड़ दीजिए तो इसके लास्ट में क्या निकलेगा, चलिए ये आ हो जाएगा और ये त और ये ई, ये अत लिखा है, ठीक है, प्लस और तो ऐसे रहेगा। बाकी हमें किसी से मतलब है नहीं तो उसको हम नहीं तोड़ेंगे भी, क्योंकि हमने अभी बता दिया था कि इस शब्द का जो पहला वर्ण है उसी से हमें केवल मतलब रखना है और इस शब्द के अंतिम वर्ण से मतलब रखना है, ठीक। तो अब जैसे हमने देखा कि ये लास्ट में क्या है, ई, और इधर शुरुआत में क्या है, आ। इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, मेल होगा। अब आपको पता है कि आ तो ऐसे रहेगा, ये त हलंत लगा है, हमने बताया था कि जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लगा अर्थात वो क्या है, आधा है, ठीक। अब इसको और इसको जब मिलाएंगे, यानी जब ई और आ मिलेगा तो परिवर्तन क्या होता है, वही परिवर्तन यहाँ पे आ जाएगा और वही क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। तो जब हम संधि पढ़ेंगे विस्तृत रूप से तो इस नियम को पढ़ेंगे कि जब ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, चाहे वो छोटी ई हो और यहाँ पे चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, जब इसके बाद कोई असमान स्वर अर्थात ई और बड़ी ई के अतिरिक्त कोई और भी स्वर आ जाएगा तो वो जो ई होगा ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा ये आगे, अर्थात ये बदल जाएगी, इन दोनों की जगह पे हम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा और प्लस उधर क्या बचा, अधिक। तो हमारा शब्द क्या बन गया, अत्यधिक। तो आपने देखा यहाँ पे अति और अधिक मिलकर के क्या बनाते हैं, अत्यधिक। तो यहाँ भी आपने वही देखा कि एक शब्द ये था और एक शब्द ये था, दोनों मिले, लेकिन दोनों शब्द नहीं मिले, बल्कि दोनों शब्दों में जो वर्णों का मेल हुआ उसी के मिलने से जो विकार या परिवर्तन हुआ उसी को हमने क्या कहा, संधि कहा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप संधि का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे कि संधि क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार, अर्थात विकार मीन्स परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये संधि का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके आगे क्या होता है संधि में। तो ये तो थी संधि की परिभाषा या ये कह सकते हैं संधि का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब अगला जो प्रश्न आता है इसी से वो ये होता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। हम शुरुआत में छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे वो सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उनमें और उनका आंसर देना पड़ता है। तो संधि के अंतर्गत एक अगला जो प्रश्न आता है वो क्या आता है, संधि के प्रकार की प्रश्न आता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। अक्सर
जब ये प्रश्न होता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो लोगों के मन में या बच्चों के मन में तुरंत एक आंसर आ जाता है संधि 5 प्रकार की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। संधि मुख्यतः जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के प्रकार पूछे जाते हैं यदि आपसे किसी एग्जाम में, किसी भी पेपर में, कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात आती है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं ये भी हम देखेंगे, और व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये भी देखेंगे, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं ये भी देखेंगे। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे समझते हुए चलेंगे, ताकि ऐसा पढ़िए कि दोबारा कभी इसको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक, तो संधि, जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक जैसे हम संधि का नाम लेंगे तुरंत आपके मन में आ जाएगा संधि अर्थात यहाँ भी कुछ होगा, उधर भी कुछ होगा। यहाँ भी संधि लिखा तो इसका मतलब यहाँ भी सेम होगा, यहाँ संधि लिखा यहाँ भी सेम होगा। अब जब दोनों जगह ये चीज, तीनों जगह ये चीज सेम है, तो अंतर कहाँ पे है? तो अंतर क्या है? अगर इधर संधि के प्लस पहले भी कोई शब्द होगा और प्लस के बाद भी कोई शब्द होगा। इसका मतलब जब स्वर संधि होगी तो जो प्लस है यानी कि जोड़ का निशान जो है, इसके पहले जो शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण में कोई ना कोई स्वर ही निकलेगा। या इसको इस तरीके से समझ लें कि मान लीजिए यहाँ भी कोई शब्द होगा और यहाँ भी कोई शब्द होगा, तो यहाँ पे जो शब्द होगा, स्वर संधि के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो शब्द होगा इसका जो अंतिम वर्ण होगा वो एक स्वर होगा। क्या होगा? एक स्वर होगा। और इसका, इस वाले शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी एक स्वर ही होगा। तो दोस्तों यहाँ समझ लीजिएगा कि स्वर संधि तभी होगी जब स्वर का मेल स्वर से होगा, तभी वो स्वर संधि होगी। ठीक है, यही बात करते हैं व्यंजन संधि में। तो जब व्यंजन संधि की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 शब्द होंगे, एक शब्द इधर होगा और एक शब्द उधर होगा। तो इसके पहले शब्द के जो अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा वो क्या होगा? एक व्यंजन होगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर जो भी होगा वो क्या होगा? एक व्यंजन होगा। और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर जो होगा वो स्वर भी हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि वो स्वर ही होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि वो व्यंजन ही होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब बात करेंगे विसर्ग संधि की तो यहाँ भी वही चीज, सेम चीज लागू रहेगी कि अगर विसर्ग संधि है तो प्लस के पहले जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण एक विसर्ग होगा, ऐसा आवश्यक है। और जो अंतिम शब्द होगा यानी जो दूसरा शब्द होगा इसका जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा? वो एक स्वर होगा या फिर एक व्यंजन होगा। तो ये तीनों जो संधियों के प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो किसका निर्माण होगा? स्वर संधि का। और जब व्यंजन का मेल किसी स्वर से अथवा किसी व्यंजन से हो तो किसका निर्माण होगा? व्यंजन संधि। और जब विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा किसी व्यंजन से होगा तो किसका निर्माण होगा? विसर्ग संधि का। तो ये हो गई विसर्ग संधि और स्वर संधि और व्यंजन संधि, यानी कि संधि के 3 प्रकार हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी का भी उदाहरण आप ले लें, हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, किसी में तो इससे भी ज्यादा आ जाते हैं। तो इनको बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत अच्छी हमारे पास ऐसी ट्रिकें हैं जिनके माध्यम से आप संधि को देखते ही पहचान जाएंगे। तो जब हम आगे लगातार पढ़ते रहेंगे, हमारे वीडियो को जैसे जैसे आप देखते रहेंगे, उसमें सारी जो जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और संधियों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।